क्षत्रिय समाज डिफीट स्पेशलिस्ट था और उनका इतिहास केवल निरंतर हार का रहा है। भारत का शासक एवं बौद्धिक वर्ग क्षत्रियों से कितनी नफरत करता है, वो उनके द्वारा इस बचकाने नैरेटिव के बार बार प्रचार से प्रमाणित होता है। पहले भाग में हमने ये एक्सपोज किया था कि इस नैरेटिव के पीछे कौन कौन है और उनके क्या क्या राजनीतिक उद्देश्य हैं। हमने ये भी देखा कि इनके क्षत्रिय विरोधी दुष्प्रचार इसलिए भी सफल होते हैं क्योंकि पहला, इनका मीडिया पर कंट्रोल है, और दूसरा कि ये अपनी खुद की सांप्रदायिक एंटी मुस्लिम राजनीति, चाहे वो इनकी राजनीति हो या इनकी एंटी बहुजन राजनीति में क्षत्रिय इतिहास को षड्यंत्रवश घसीटते हैं और फिर मुस्लिम समाज के रहनुमा बनने के बहाने एंटी राजपूत प्रोपेगेंडा करते हैं। किंतु दूसरी ओर हम क्षत्रिय न तो इनके पक्ष विपक्ष के खेल में अपने इतिहास को खींचने से रोक पाते हैं और न ही मीडिया में अपना विरोध दर्ज कर पाते हैं। इस भाग में हम नैरेटिव की ऐतिहासिकता जांचते हैं। असल में इस नैरेटिव को गढ़ने के लिए पहले ये विरोधी वर्ग राजपूत और क्षत्रिय पहचान को अलग अलग बताकर कभी 7वीं तो कभी 14वीं तो कभी 17वीं सदी से इस समाज के इतिहास की शुरुआत बताते हैं। फिर इस समाज के इतिहास को भौगोलिक रूप से केवल राजस्थान तक सीमित करते हैं और उसमें भी सामाजिक रूप से केवल वहां के रजवाड़ों तक, अर्थात राजस्थान के 16वीं से 19वीं सदी के रजवाड़ों के इतिहास को ही ये इस पूरे समाज का संपूर्ण इतिहास प्रचारित करते हैं। जबकि ये समाज वर्तमान भारत, पाकिस्तान और नेपाल में फैला एक विविध समाज है जिनकी परंपरा सेना और खेती से जुड़ी रही है और जिनका उद्भव श्रमणकालीन खत्तियों से हुआ है। फिर दक्षिण एशिया के इतने भूभाग में फैले इतने विविध क्षत्रिय समाज के हजारों सालों के विस्तृत सैन्य इतिहास को कोई इतने ओछे तरीके से खारिज करे, ये हास्यास्पद ही है। अमेरिकी समाजशास्त्री जेम्स लॉवेन लिखते हैं, The antidote to feel good history is not feel bad history, but honest and inclusive history. भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य मौर्य साम्राज्य था, जिसकी नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने डाली थी और जिसका विस्तार सम्राट अशोक मौर्य ने किया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग और मेवाड़ के गहलोत राजपूतों से इन मौर्य राजपूतों के संबंध सर्वविदित हैं। आज इस वंश के लोग मौर्य या मौर्य राजपूतों के नाम से गुजरात के काठियावाड़ और मध्य प्रदेश के हरदा और होशंगाबाद में पाए जाते हैं। उत्तर पश्चिमी भारत में शकों के अतिक्रमण पर तब रोक लगी जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शक राजा रुद्रसिम्हा तृतीय को 413 सीई में हराया। गुप्त शासक सोमवंशी क्षत्रिय थे, जिनके सदस्य आज भी दिल्ली के रिठाला से लेकर बिहार के सहरसा में पाए जाने वाले सोम राजपूत और उनकी विभिन्न शाखाओं के रूप में मौजूद हैं, जबकि प्राचीन शक वर्तमान के जाट ही हैं। मंदसौर शिलालेख के अनुसार मालवा के यशोधर्मन ओलिकारा ने 528 ईस्वी में मेहरकुल होण को सौंदर्णी के युद्ध में परास्त कर दिया था, जिसके बाद होणों का भारत में वर्चस्व समाप्त हुआ। ओलिकारा मालव क्षत्रियों की उपशाखा थी जो कालांतर में परमार राजपूत कहे जाने लगे, जबकि होण वर्तमान के गुज्जर समुदाय का सबसे बड़ा वंश है। इतिहासकार शांता रानी शर्मा राजा भोज प्रतिहार के ग्वालियर इंस्क्रिप्शन में जहां नागभट्ट प्रतिहार प्रथम द्वारा अरब सेना पर विजय का वर्णन करती हैं, तो वहीं गल्लका शिलालेख वत्सराज प्रतिहार द्वारा अरबों पर विजय का वर्णन करता है। प्रतिहार शब्द परिहार अथवा पढ़ियार राजपूतों का ही संस्कृत नाम है। इतिहासकार दशरथ शर्मा अर्ली चौहान डायनेस्टीज में 11वीं सदी में चौहान सम्राट अर्णोराज की गजनवी हमलावरों पर विजय का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि इस विजय के बाद अर्णोराज चौहान ने आनसागर झील का निर्माण किया था। दशरथ शर्मा सम्राट विग्रह राज चौहान द्वारा गजनवी सुल्तान आमिर खुसरो शाह पर विजय और उस युद्ध में विग्रह राज के मामा सिंहबल जोहिया के योगदान का भी वर्णन करते हैं। जहांगीर के समय सूफी संत अब्दुल रहमान चिश्ती ने 11वीं सदी के गजनवी सेनापति गाजी सैयद सलार मसूद की स्तुति में मिराते मसूदी लिखी। इनके अनुसार 1034 ईस्वी में जब गाजी सलार मसूद ने बहराइच पर आक्रमण किया, तब उसकी लड़ाई श्रावस्ती के राजा सुहेल देव बैस से हुई, जो सम्राट विद्याधर चंदेल के सामंत थे। मिराते मसूदी के अनुसार इस युद्ध में सुहेल देव बैस के हाथों न केवल मसूद को हार झेलनी पड़ी, बल्कि जान भी गंवानी पड़ी। अपनी किताब चालुक्याज ऑफ गुजरात में प्रोफेसर अशोक मजुमदार तात्कालिक मुस्लिम इतिहास-कार मिन्हाज-ई-सिराज का हवाला देते हुए 1178 ईस्वी में
सम्राट मूलराज सोलंकी की माता नायिका देवी चंदेल के नेतृत्व में राजपूत सेना द्वारा मोहम्मद गौरी की विशाल सेना पर दिग्विजय का वर्णन करते हैं। कहा जाता है कि गौरी बड़ी मुश्किल से बचकर पंजाब पहुंचा था। इतिहासकार सतीश चंद्र 1191 ईस्वी पहले तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के हाथों मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी की हार का वर्णन करते हैं। ये गौर करने योग्य है कि इस युद्ध में भी अफगानिस्तान के महान सुल्तान को जान बचाकर भागना पड़ा था। गिरीश शहाणे के समर्थक चौधरी हरबंस मुखिया बीबीसी हिंदी में यह दावा करते हैं कि पहली तराइन के युद्ध के बाद राजपूत एक भी युद्ध नहीं जीते, जबकि हिमालयन गजेटियर के लेखक एटकिंसन बताते हैं कि जब दौलत खान लोधी के सूबेदार ने 1460 में उत्तराखंड के भाबर क्षेत्र पर चढ़ाई की, तब गढ़वाल के कटोच क्षत्रिय नल्लू किठैत ने उसे हराकर उस क्षेत्र को आजाद कराया था। इसी प्रकार इतिहासकार ओसी हांडा कुमाऊं के क्षत्रिय राजा बाज बहादुर के हाथों हुणिया आक्रांताओं पर विजय का जिक्र करते हैं। इतिहासकार यूएन डे इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में प्रकाशित अपने पेपर इंपॉर्टेंस ऑफ नागौर इन मेवाड़ गुजरात कॉन्फ्लिक्ट में महाराणा कुंभा द्वारा नागौर सल्तनत के खात्मे पर लिखते हैं। इतिहासकार सतीश चंद्र खटोली के युद्ध और धौलपुर के युद्ध में महाराणा सांगा द्वारा इब्राहिम लोदी पर विजय का वर्णन करते हैं। वहीं इतिहासकार इक़्तिदार आलम खान ने महाराणा सांगा द्वारा 1517 में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को बंदी बनाने एवं 1520 में राणा सांगा द्वारा गुजरात सुल्तान पर सफल चढ़ाई करने का जिक्र करते हैं। बाबरनामा में बाबर खुद 1526 में हुए बयाना के युद्ध में राणा सांगा द्वारा उनके सेनापति शाह मसूद बरलास पर हुई जीत पर लिखता है और जिक्र करता है कि मसूद बरलास ने राजपूतों की तुलना मौत के देवता अजराइल से की। इतिहासकार एहसान रजा खान एक कंटेम्प्रेरी किताब तारीख शाही का रेफरेंस देकर 1529 में हरियाणा के कैथल में मुगल सेनापति अली कुली हमदनी पर हुई मढ़ाड़ राजपूतों की जीत का उल्लेख करते हैं। मढ़ाड़ प्रतिहारों की शाखा है और इस युद्ध में उनका नेतृत्व वीर मोहन सिंह मढ़ाड़ ने किया था। अतः लेफ्ट और लिबरल इतिहासकार ही नहीं बल्कि समकालीन फारसी मुस्लिम लेखक भी चौधरी हरबंस मुखिया और गिरीश शहाणे को झूठा साबित करते हैं। जहां इतिहासकार सतीश चंद्र पहले महाराणा प्रताप और फिर महाराणा अमर सिंह गहलोत द्वारा विशाल मुगल साम्राज्य के विरुद्ध 40 वर्ष लंबे संग्राम का विवरण देते हैं, तो वहीं जदुनाथ सरकार आमेर के राजा मान सिंह जी कुशवाहा द्वारा 5 अफगान कबाइलियों पर विजय का वर्णन करते हैं। जदुनाथ सरकार कई अफगान सरदारों द्वारा राजा मान सिंह जी के पोते राजा जय सिंह जी प्रथम को लिखे पत्र का भी उल्लेख करते हैं, जहां उन्होंने मान सिंह जी के प्रति सम्मान और अपनी कृतज्ञता को व्यक्त किया। इन्हीं राजा जय सिंह जी प्रथम ने 1665 में मराठों को पुरंदर के युद्ध में खदेड़ा था। 17वीं सदी के समकालीन इटालियन यात्री निकोलाओ मानुची गढ़वाल की परमार रानी कर्णावती, जिन्हें नागकटी रानी भी कहा जाता है, उन पर लिखते हैं। वे बताते हैं कि 1640 में शाहजहां ने गढ़वाल में जब अपनी सेना भेजी, तब रानी कर्णावती और गढ़वाली क्षत्रियों ने अपनी पहाड़ी गरिल्ला नीति के तहत उनकी घेराबंदी कर उन्हें हराया। बेबस मुगल सेनापति ने बार बार शांति प्रस्ताव भेजा। बदले में रानी ने उसके सभी सैनिकों की नाक मांगी। अपमानित नजाबत खान ने खुदकुशी की और गढ़वाल मुगल शांति संधि हुई। इसके बाद सवाई जय सिंह जी कुशवाहा द्वितीय ने राजा छत्रसाल बुंदेला के सहयोग से पेशवाई नेतृत्व वाली मराठा फौज को 1715 के पिलसूद युद्ध में खदेड़ा था। फिर 1752 में अजमेर के युद्ध में महाराजा बख्त सिंह राठौड़ ने जब तोपों की वर्षा की, तब पेशवाई लुटेरों की फौज को भागना पड़ा। 1775 में रेवाड़ी के सूबेदार मित्रसेन अहीर और पीरू खान बलोच के नेतृत्व में मुगल सेना ने अलवर के निमराना के समीप मांडन पर आक्रमण किया। तब शेखावतों ने उन्हें बुरी तरह हराया। इस युद्ध में जहां मित्रसेन अहीर भाग गया, तो वहीं पीरू खान और काले खान बलोच मारे गए। 1780 में एक बार फिर मुर्तजा खान भडेज के नेतृत्व में मुगल सेना ने खाटू श्याम जी पर हमला किया, जिसमें सीकर के राव राजा देव सिंह जी के नेतृत्व में शेखावतों से लड़ाई में मुर्तजा भडेज मारा गया। इसी तरह मुगल सल्तनत से लोहा लेने वाले क्षत्रियों में गोंडवाना की रानी दुर्गावती चंदेल भी थीं, तो पंजाब के राय अब्दुल्ला भट्टी और बंगाल के बरो भुइयार विद्रोह के नेता राय ईसा खान बैस जैसे मुस्लिम राजपूत भी थे, जिन्होंने कई दशकों तक अपने अपने क्षेत्र में मुगल साम्राज्यवाद को सफल चुनौती दी थी। इनमें बाबा बंदा सिंह बहादुर भी थे, जो मूलतः राजौरी के मिन्हस वंश के सिख राजपूत थे, जिन्होंने समाना और सरहिंद के युद्धों में मुगल सूबेदारों पर विजय प्राप्त की थी और जिन्हें पंजाब में खालसा राज स्थापित करने का श्रेय जाता है। इसी क्रम में आगे चलकर 19वीं सदी में भारतीय नेपोलियन कहे जाने वाले चंदेल राजपूत जनरल जोरावर सिंह कहलोरिया आते हैं,
जिनके सैन्य कौशल के कारण ज़ंस्कार, लद्दाख, बल्तिस्तान और हुंजा भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा बने। तो वहीं 1918 में मारवाड़ रियासत के जोधपुर लैंसर्स के वीर हिंदू राजपूतों और मुस्लिम कायम खानी राजपूतों ने ही इजराइल के हाइफा शहर को ओटोमन टर्क्स से आजाद करवाया था। आधुनिक भारत के सैन्य इतिहास में भी क्षत्रिय समाज ने 5 परमवीर और 32 महावीर चक्र विजेताओं के अलावा लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ जैसे महानायक भी दिए, जिनके लिए कहा जाता है कि वे एक ऐसे भारतीय जनरल रहे जो कभी कोई युद्ध नहीं हारे और जिन्हें बांग्लादेश की आजादी का श्रेय भी दिया जाता है। अंत में गौर कीजिए कि अलग अलग क्षेत्रों के क्षत्रियों का सैन्य इतिहास भी एक दूसरे से अलग रहा है। जहां अफगानिस्तान और मध्य एशिया से ज्योग्राफिक नजदीकी के बावजूद पश्चिम प्रांतों, जम्मू, हिमालय, मध्य भारत और गंगा जमुना मैदान के क्षत्रियों ने सफल संघर्ष करते हुए 1947 तक अपना अस्तित्व बचाया, वहीं दिल्ली से एक अफगान फौज आती है और दक्षिण के सभी बड़े बड़े समृद्ध साम्राज्य कुछ ही दशकों में विलुप्त होकर फारसी सल्तनतों और तुर्की निजामों को छोड़ जाते हैं। निसंदेह क्षत्रियों ने अपने लंबे इतिहास में कई हारें भी देखी और कई उतार चढ़ाव भी देखे, किंतु वे संघर्षरत रहे एवं बार बार उठ खड़े हुए और यही कारण है कि वर्तमान शासक वर्ग बड़ी कट्टरता से उन पर बार बार हमला करता रहता है। युद्ध आज भी जारी है और यही हमारे अस्तित्व का प्रमाण है, किंतु इस आधुनिक युद्ध में जीत के लिए जरूरी है कि क्षत्रिय युवा हिंदुत्व, ब्राह्मणवाद और सवर्णवाद जैसी भ्रामक विचारधाराओं का त्याग कर केवल अपने समाज के आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक हितों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक सोच विकसित करे। देश की भीड़ तांत्रिक व्यवस्था और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को समझते हुए उद्योग, टेक्नोलॉजी, मीडिया, अकेडमिया में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। क्षत्रिय युवा इस मॉडर्न वॉर में अपने हितों और अधिकारों की सफल रक्षा के लिए ये भी याद रखें कि आप एक ग्लोबल सिटीजन हैं जो किसी एक भूगोल या राजनीतिक इकाई तक सीमित नहीं हैं। ग्लोबल स्केल पर सोचना शुरू करें।